हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे एमपी पुलिस के एडमिट कार्ड आ गए हैं और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक भी अब एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ पर ये जो सर्च टेस्ट एडमिट कार्ड का जो ब्लॉक बना हुआ है, इसमें हमें अपना 13 डिजिट का एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पे इस तरीके से एक कैप्चा कार्ड आ रहा है। ये स्टार का मतलब है इनटू, इसका मतलब है हमें 1480 में 1797 का मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट आएगा हमें उसे यहाँ पर अपलोड करना है। तो अब समय बहुत कम बचा है, तो हम भी अपना समय बर्बाद किए बिना अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज से हम अपने एमपी पुलिस के 2017 के आए हुए जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए वन बाय वन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा आज का, कक्षा में 32 छात्रों का औसत 44 केजी है। एक अन्य कक्षा में 40 छात्रों का औसत 38 केजी है। यदि दोनों कक्षाओं के छात्रों को संयोजित कर दिया जाए तो औसत वजन प्राप्त करें। यहाँ पर दिया हुआ था कि 32 छात्रों का औसत 44 केजी है, तो मैं मन से मान लेता हूँ कि सभी का औसत 44 केजी है, ठीक है। लेकिन ये जो 40 छात्र हैं इनका औसत वजन कितना है? 38 केजी ही है। मैंने मन से कितना माना हूँ? 44 केजी, मतलब एक बंदे पर 6 केजी कम है ये वाला ग्रुप। तो 40 बंदों पर कितने की कमी हो जाएगी? टोटल 240 की कमी हो जाएगी। तो इतना मैंने जो मन से औसत माना उसमें टोटल में इतने की कमी आई है। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 40 और 32 कितना? 72। तो 240 की टोटल कमी कितनों पर? 72 पर। तो एक में कितनी आ जाएगी? 72, 24 या 72, 10/3, 3.33 की कमी है। तो मैंने मन से कितना माना हूँ औसत? 44, और उसमें करना है 3.33 की कमी। तो 3 की कमी 41.33 की कमी, मतलब 40.66। तो जो औसत है वो एक कंबाइंड रूप में कितना होगा? 40.66। चलिए अगला करते हैं। 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि वे अपनी चाल को दोगुना कर दे तो वो 1 घंटे कम लेगा। तो यहाँ पर 2 कंडीशन दी हुई हैं। एक कंडीशन में उसको 2 घंटे ज़्यादा लग रहा है, जैसे मान लो करेक्ट टाइम 12 बजे का है, बी 12 बजे पहुँचता है, तो पहली कंडीशन में ए बी से 2 घंटे ज़्यादा ले रहा है, मतलब वो कितने बजे पहुँचेगा? 2 बजे। और दूसरी कंडीशन में जब वो अपनी चाल दोगुनी कर देता तो वो बी से 1 घंटा कम समय लेता, मतलब कितने बजे पहुँच जाता है? 11 बजे। तो यदि हम दोनों कंडीशन में समय का अंतर देखें तो समय का अंतर कितने का है? 3 घंटे का। अब देखो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, मतलब चाल और समय में कैसा रिलेशन होता है? रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक दूसरे के। यदि किसी की चाल ज़्यादा है तो उसे समय कम लगेगा, यदि किसी की चाल कम है तो उसे समय ज़्यादा लगेगा। अब देखो जैसे यहाँ पर बोला कि वो अपनी चाल दोगुनी कर देता। मान लो पहले उसकी चाल का रेशियो 1 था, तो अभी उसकी चाल का रेशियो कितना हो जाएगा? 2, है ना। तो चालों का अनुपात कितना बना? 1 और 2। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 2 और 1। और देखो समय में अंतर कितने का है? 2 और 1। समय का अंतर कितना है? 1 का। और समय में वास्तविक अंतर कितने का है? 3 घंटे का। तो 1 रेशियो बराबर 3 घंटे, तो 2 रेशियो बराबर 6 घंटे, 1 रेशियो बराबर 3 घंटे। अब हमें बोला है, मतलब एज द्वारा जो है वो समय कितना लगता है? 6 घंटे लगते हैं वास्तविक, बिना चाल को दोगुना किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पर 6 घंटे समय और दूरी कितनी दी हुई थी? 30 किलोमीटर। तो हमें बताना है कि चाल क्या है, तो दूरी बटे समय से क्या जाएगा? चाल 6 पंजे 30। तो चाल कितनी हो जाएगी उसकी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला करते हैं। एक निश्चित मामले में 8 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन कार्य करने के पश्चात 2 और पुरुष शामिल हो जाते हैं। उन सबको शेष कार्य को पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे? देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो चैलेंजिंग टाइप के क्वेश्चन मुझे लगे एमपीपीईवी के हिसाब से। तो आपको करना क्या है कि आपको वीडियो को रोकना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और करके देखना है कि हमसे सॉल्व हो रहा है नहीं। इससे आपको प्रिपरेशन की तैयारी का पता भी चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपसे किस टाइप के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, या बन भी रहे हैं तो मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ क्या वो उससे कम समय लग रहा है। यदि आपका तरीका अच्छा है तो आप अपने तरीकों पर ही चलते रहें, क्योंकि समय कम बचा है। अब नए तरीके सीखने में हमारी प्रिपरेशन डिस्टर्ब होगी। तो हमें क्या करना है, यदि आपसे नहीं बन रहा है तो जरूर आप मेरा तरीका देखें और उसको फॉलो करें। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि देखिए 8 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष कितने दिन में? 12 दिन में, मतलब 96 मेन डेज का काम है हमारा, ठीक है। क्योंकि
8 पुरुष 12 मतलब 12 अट्ठे 96, 96 मेन डेज का काम है 6 दिन कार्य करने के पश्चात। इसका मतलब है कि 8 पुरुष ने 6 दिन काम कर लिए तो 8 सिंह 48 मेन डेज का काम हो गया। तो बचा कितना, 48 मेन डेज का काम अभी हमारा बचा है और उस पर 2 पुरुष और शामिल हो गए, है ना। तो 2 पुरुष और शामिल हो गए, मतलब पहले कितने पुरुष थे, 8 पुरुष थे, 2 पुरुष और शामिल हो गए। तो अब पुरुषों की संख्या कितनी हो गई हमारी, पुरुष हो गए हमारे पास 10, है ना। तो अब बोला कि शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो काम कितना बचा है 48 और आदमी कितने हो गए हैं 10। मेन डेज में नंबर ऑफ मेंस का भाग देंगे तो क्या पता चलेगा हमें, नंबर ऑफ डेज। तो ये कितना बचा 48/10। तो मैंने इसको काट दूं 2 से 5 बार, 2 से काट दो 24 बार, 5 से काटो इसको 5 से काटो 5 चौके 20, बचेगा 4, भाग देंगे 5 से। हमारा आंसर कितना आ चुका है 4 सही, 4/5 दिन। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि यदि 25 विक्रेता 10 दिनों में 1000 रुपये कमाते हैं तो 15 दिन में 15 विक्रेता कितना कमाएंगे। तो 25 दिन में 25 विक्रेता 10 दिन में, है ना, मतलब ये कितने हो गए 250 मेन डेज हो गए। 250 मेन डेज में कितने पैसे कमा रहे हैं वो, 1000 रुपये कमा रहे हैं। तो एक मेन डेज जो है वो हमारा कितने का हो गया, 4 रुपये का हो गया। तो बोला कि 15 दिनों में 15 विक्रेता, 15 दिन में कितने विक्रेता, 15 विक्रेता, मतलब कितने 225 मेन डेज हो गए, है ना। अब हमें बोला कितने रुपए कमाएंगे। तो एक मेन डेज का कितना आया मेरा 4 रुपये, एक मेन डेज का मेरा आया है 4 रुपये। तो 225 मेन डेज का कितना हो जाएगा, 4 में 225 का क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 200 में 4 का गुणा 800 और 25 में 4 का गुणा 100, तो कितना हो गया 900। तो कितना रुपए कमा लेंगे वो, 900 रुपये कमा लेंगे। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 900 रुपये। तो ये इस तरीके से हम कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी बना सकते हैं। 198 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा के एक समबाहु त्रिकोण को बनाने के लिए एक तार को मोड़ा जाता है। वृत्त को बनाने के लिए तार को फिर से आकार दिया जाता है। वृत्त का व्यास कितना होगा, भुजा है जो समबाहु त्रिकोण है उसकी प्रत्येक भुजा कितनी दी हुई है 198 दी हुई है। तो 198 की एक भुजा ये, 198 की एक भुजा ये और 198 की एक भुजा ये। तो जो पूरे तार की लंबाई है वो कैसी होगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। तो तार की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 3 × 198। तो 600 में से 6 गया, है ना। तो कितना 594 हो गया। ये 594 तार की लंबाई हो गई। अब इसी तार को मोड़ के, ये तार था, इसी तार को मोड़ के मैं क्या बनाऊंगा वृत्त। जब वृत्त बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा उसकी आउटर बाउंड्री। तो आउटर बाउंड्री कितनी हो जाएगी 2πr और वो कितनी जाएगी 594। तो 2π की वैल्यू 22/7 इंटू r बराबर कितना हो जाएगा 594। देखो अब मुझे क्या निकालना है, वृत्त का व्यास निकालना ना। तो मैं 2r को रहने देता हूं क्योंकि यही वृत्त का व्यास है। मैं क्या करूंगा अब खाली इसको 22 से काटता। तो पहले मैं काट लेता हूं 11 से 2 बार, 11 चौके 44, 11 5 55, बचेगा 4, 11 चौके 44। फिर 2 से काट लेता हूं इसको, कितनी बार कटेगा ये 27 बार। तो 2r बराबर, ये 2r मेरे को निकालना और 7 का क्या कर लूँगा यहाँ पे गुणा। तो 27 7 189। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 189, है ना। तो जब भी हमें तार को मोड़ना हो, तार को मोड़ के कोई भी आकृति बनाई जा रही है तो हमेशा याद रखना कि उसकी आउटर बाउंड्री बनती है। और आउटर बाउंड्री क्या बनती है, परिमाप, परिधि, है ना, इस तरीके से। चलिए अगला करते हैं। एक व्यक्ति को वर्ष में अपनी आयु बताने के लिए कहा गया। उसका उत्तर था कि मेरी वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद की लीजिए, फिर उसे 5 से गुणा कीजिए। 5 वर्ष बाद की आयु लीजिए और उसको 5 से गुणा कीजिए और फिर 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु का 5 गुना से घटा दीजिए। 5 वर्ष पूर्व की आयु के 5 गुना से क्या कीजिए, घटा दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। तो मैंने अपने वर्तमान आयु कितना था x, हमने यहाँ पे वर्तमान आयु मान ली x। तो 5 वर्ष बाद की आयु कितनी हो गई x + 5 और उसको कर लिए 5 से गुणा। फिर बोला है कि 5 वर्ष पूर्व की मेरी आयु, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी x - 5 और उसको क्या कीजिए 5 से गुणा और इसको क्या कीजिए घटा दीजिए। तो मेरी क्या पता चल जाएगी वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु कितनी हो गई x। अब मैं इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 5x + 25 माइनस, जब भी माइनस होता है तो ब्रैकेट लगा लेना चाहिए। कितना हो जाएगा 5x - 25
और बराबर में कितना हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 25, ये हो जाएगा माइनस का 5x प्लस के 25 बराबर x। तो ये माइनस के 5x प्लस के 5x कट जाएंगे और ये कितना हो जाएगा 25 और 25 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है 50 वर्ष है। हमें इक्वेशन जमाते आना चाहिए, यदि हम इक्वेशन जमा पा रहे हैं तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी हम टेस्ट कर सकते थे। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जो कि केंद्र O वाले एक वृत्त में उत्कीर्ण है, BOC ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो एक O केंद्र वाला एक वृत्त है, उस पे एक ABC एक त्रिभुज है और यहाँ पर दिया है O, तो हमें ये हो गया A, ये B और ये C। हमें क्या बोला है, जो कि केंद्र O वाला एक वृत्त है, तो कोण BOC का मान ज्ञात कीजिए। तो BOC ना, और ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो ये वाला जो कोण होता है वो कोण A का दुगना होता है। जब भी इस तरीके से आकृति बनती तो यहाँ जैसे 60 है तो यहाँ कितना होगा 120 होगा, ठीक है। ये अंतःवृत्त की थ्योरी के हिसाब से आता है ये, है ना। चलिए अगला करते हैं, कीजिए। एक समलंब चतुर्भुज में कोण A बराबर x प्लस 25 डिग्री, कोण B बराबर y डिग्री, कोण C बराबर 98 डिग्री, कोण D बराबर 2x प्लस 5 डिग्री। तो समलंब चतुर्भुज जो होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके जो आमने सामने के कोण होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, उनका योग कितना होता है 180 अंश, है ना। ट्रेपेजियम की ये प्रॉपर्टी है। तो कोण A और कोण D, कोण A और कोण D के योग कितना होगा 180 अंश। तो x प्लस 25 प्लस 2x प्लस 5 बराबर कितना होगा 180। तो ये कितना हो गया 3x और ये कितना हो गया 30, यहाँ आके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 150। तो x बराबर कितना आ गया 50 डिग्री। तो x की वैल्यू 50 डिग्री कहाँ कहाँ, इन दो ऑप्शन में दी हुई है। अब क्या करेंगे, हम y की वैल्यू निकालेंगे। B और C का योग कितना होगा 180 अंश। तो y प्लस 98, C का मान कितना दिया था 98, बराबर कितना हो जाएगा 180। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 82 डिग्री। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 50 डिग्री और 82 डिग्री। तो समलंब चतुर्भुज में याद रखना है कि उसके जो कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के पेयर में बनते हैं, A और D, B और C। चलिए अगला करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक चित्र, डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम बहुत ही फेमस डायग्राम है जो ज्योमेट्री में यूज़ होता है। यहाँ पर दिया है हमें, ये दिया है AB और ये दिया है CD और ये वाला पॉइंट जो है वो है O और ये वाला पॉइंट जो है P। अब बोला है OPC, OPC, OPC ये वाला कोण कितना दिया है y डिग्री और AOP, AOP ये वाला कोण कितना दिया हुआ है x डिग्री और x और y का अनुपात कितना दिया है 5:13। तो ये जो कहलाते हैं, ये जो कोण हैं हमारे, जो मैंने अभी यहाँ पर कोण बनाया हूँ, ये कोण कहलाते हैं सह अंतः कोण। ये कोण जो बनते हैं यहाँ पर, जैसे ये कोण और ये कोण, सह अंतः कोण। ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से होंगे, सह अंतः कोण। तो सह अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। और यहाँ पे वैल्यू कितनी दी सह अंतः कोणों की, x और y। x और y का योग कितना होगा 180 अंश और x और y का अनुपात, x और y का अनुपात दिया है 5:13। तो 13 और 5 18 अनुपात पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। तो 1 अनुपात पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अभी हमसे बोला है x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 पे वैल्यू आई है 10, तो 5 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 और 13 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 130। क्यों, क्योंकि 1 पे वैल्यू कितनी दी हुई है 10। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 50 और 130। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तथा 70 किलोमीटर की एक अन्य दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा में औसत चाल क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें निकालना पड़ेगा औसत चाल जो होती है। औसत चाल होती है वो होती है कुल दूरी के बटे में कुल समय, है ना। तो पहले हमें कुल दूरी के बटे में कुल समय निकालना पड़ेगा। तो कुल दूरी तो आसानी से पता चल जाएगी। एक बार उसने 50 किलोमीटर की दूरी तय किया है और एक बार 70 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो टोटल कितनी दूरी तय किया है 120। अब देखो यहाँ पे हमें समय निकालना, तो एक बार 50 किलोमीटर की दूरी के लिए चाल कितनी थी उसकी
40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ समय कितना लगेगा 50/40, और दूसरा समय कितना है 70 किलोमीटर की दूरी 30 से, तो यहाँ कितना लगेगा 70/30। तो यहाँ पे कुल समय कितना हो गया 5/4 प्लस 7/3। तो यहाँ हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना जाएगा 12, 5 तिया 15 और 7 चौके 28, और इसके ऊपर कितना है 120। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 120 के बटे में 28, 15 कितना हो जाएगा 43, 43 के बटे में 12। तो 120 में हमें 43/12 का भाग देना, तो गुणा कितना के करेंगे हम 12/43 का। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिया हुआ है देखो 43 जो है वो किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो ऑप्शन देखो चारों ऑप्शन में हमारे यहाँ पर 43 जो है वो केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो एग्जैक्ट 33 सही 21/43 आएगा, लेकिन समय बचाना है हमें, तो हमें क्या है एक बार अपने ऑप्शन पर नज़र जरूर डालनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक गांव की जनसंख्या 5000 लोग हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 100 लीटर जल की आवश्यकता होती है, तो टोटल आवश्यकता यहाँ पर कितनी हो जाएगी 5000 × 100, इतने लीटर पानी हमें चाहिए। गांव में क्रमशः 25 मीटर, 10 मीटर और 6 मीटर के परिमाण वाला एक टैंक है। टैंक का पानी कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, तो उसमें हमें आयतन निकालना पड़ेगा। हमेशा देखो लेंथ, विड्थ और हाइट दी हुई है, लेंथ, विड्थ और हाइट दी हुई है, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, एक घनाभ होगा। जो हमारा वो है टैंक है, वो टैंक कैसा होगा, क्यूबॉइड फॉर्म में होगा, घनाभाकार होगा। और घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं हम, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, और 1 मीटर क्यूब बराबर कितना दिया है 1000 लीटर दिया है। तो सबसे पहले हम आयतन निकाल लेते हैं, 25 × 10 इंटू कितना हो जाएगा ये 6, तो इतने मीटर क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा आयतन होगा। और 1 मीटर क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है 1000, तो इतने मीटर क्यूब बराबर कितना होगा इंटू 1000। इतना पानी हमारे पास है और हमें ज़रूरत कितने की है, एक दिन की इतनी, तो हमें कितने दिन तक चलेगा, जैसे एक दिन की ज़रूरत इतनी है और इतना पानी है, तो कितने दिन चलेगा पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका भाग देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 5000 × 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, एक ये जीरो से ये जीरो काट दो, और 25 250 से इसको काट दो 2 बार और 2 से काट दो इसको 3 बार, तो कितना बचा 3। तो पानी कितने दिन चलेगा 3 दिन चलेगा, है ना। तो करना क्या है, हमें बीच बीच में कैलकुलेशन नहीं करना, एकदम फाइनल कैलकुलेशन लेकर आओ और आखिरी में सारे चीज़ें काट दो। अब मैं क्या करता, अगर मैं इसी को पूरा गुणा करके लिखता, फिर जो आता इन दोनों को गुणा करके उनको लिखता और फिर बाद में काटता, तो उससे कैलकुलेशन का हमारा टाइमिंग बढ़ता है। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में बनाते जाओ, फाइनल इक्वेशन बनाओ और उसको फिर डिवाइड करो, तो उससे हमारा समय बचता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 टावर 30 मीटर तथा 35 मीटर ऊंचे हैं, वे 12 मीटर दूरी पर हैं, उनके शीर्षों के बीच की दूरी इस प्रकार होगी। देखिए 2 टावर हैं हमारे, एक टावर है हमारा 30 मीटर और एक है 35 मीटर, ये 2 टावर हैं। इन दोनों टावरों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है 12 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 12, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी 12। अब देखो ये वाला टावर कितने हाइट का है 30 का, तो ये वाली जो हाइट है इतनी, ये भी कितनी हो जाएगी 30, और ये पूरी कितनी दी हुई थी 35, ये इतनी पूरी कितनी दी हुई है 35, तो ये वाली कितनी हो गई 5। अब बोला कि टावरों के शीर्षों के बीच की दूरी क्या है, तो शीर्षों के बीच की दूरी ये बनेगी। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो ये क्या 90 के सामने, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और 90 के सामने वाला क्या हो गया कर्ण, तो ये 12 ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 13। तो दोनों शीर्षों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 13 मीटर, है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। वैसे भी हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ट्रिपलेट याद होना चाहिए, है ना, जैसे 5 12 13 15 8 17, है ना। और इनके मल्टीपल जैसे 5 12 13 एक ट्रिपलेट है, तो 10 24 और 26 ये भी एक ट्रिपलेट होगा, तो ये याद रखना चाहिए। जैसे यहाँ सीधे 12 5 देखा तो ये कितना हो जाएगा 13। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। कितने समय में 4000 रुपये पर प्रतिवर्ष 9% की दर से साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4500 रुपये पर 4 वर्षों के लिए
प्रतिवर्ष 9.5 की दर से होगा। कितने समय में 4,000 रुपये पर प्रतिवर्ष 9% की दर से साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4,500 रुपये पर 4 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 9.5% की दर से होगा। तो सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है तो हम इस पे निकाल लेते हैं। इसमें निकाल लेते हैं कि 4,500 रुपये पर 4 वर्षों के लिए 9.5% की दर से, ठीक है। तो 9% प्रति वर्ष मतलब एक साल में कितना मिलेगा, 9.5% ब्याज मिलेगा। तो 4 साल में कितना मिल जाएगा, 9 चौके 36 और आधे आधे का 2, तो 36 और 2 38। तो मुझे 38% ब्याज मिलेगा किस पर, 4,500 रुपये पर। तो 4,500 का 38% निकालना है। तो 4,500 का देखो 10% कितना हो गया, 450। 10% हो गया 450। तो 40% कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 40% कितना हो जाएगा, 1,800। लेकिन मेरे को निकालना कितना था, 38%। मैंने कितना निकाल लिया, 40%। तो मैं 2% कम निकालूंगा। तो 1% कितना आएगा, 45। तो 2% कितना आ जाएगा, 90। तो मैं घटा दूंगा इसको। तो 1,800 में से 90 गए तो कितना बचा, 1,720। ठीक है, सॉरी 1,710। 1,710। 1,800 में से 90 गए तो बचा 1,710। तो 1,710 रुपये मुझे ब्याज मिला है। और यही ब्याज मुझे कितने पे मिला है, 4,000 रुपये पर 9% की दर से। 4,000 रुपये पर 9% की दर से। तो 4,000 रुपये पर एक साल में 9% ब्याज मिलता है। एक साल में 9% ब्याज मिलता है। तो 4,000 रुपये का 9%, 1% कितना आया, 1% आया 40। तो 9% कितना जाएगा, 360। अब देखो मुझे एक साल में 360 रुपये ब्याज में मिलता है और मुझे ब्याज कितना मिला है, 3,610। तो मुझे कितने साल लगे होंगे, कुल ब्याज बटे एक साल में मिलने वाला ब्याज। तो ये 0 से 0 कट गया, 6 से कटेगा क्या, ये 7 और 1 8 और 1 9, 9 से कटेगा, 9 चौके 36, 9 एकम 9 और बचेगा 8, 9 9 81। तो 19/4 मतलब कितना, 4 चौके 16 बचा 3 भाग दिए 4 से। तो कितना हो गया, 4 सही 3/4 वर्ष। तो कितने साल लगेंगे हमें, 4 सही 3/4 साल लगेंगे। तो करना 3a³ - 8 को a-1 से विभाजित किया जाता है तब शेष ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये क्वेश्चन अगर कोई नहीं किया हुआ हो कभी तो उससे बिल्कुल नहीं बनने वाला, लेकिन है क्वेश्चन बहुत आसान। जब भी इस तरीके से दिया होता है कि a-1 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, तो हमें जिससे विभाजित करते हैं उसके बराबर में रखते हैं 0। तो a-1 बराबर कितना हो गया, 0। तो a बराबर, ये माइनस का 1 इस तरफ आके क्या हो गया, प्लस का 1। तो a बराबर कितना आ गया, 1। अब इस a के मान को हम उठा के हमारे समीकरण में रख लेंगे और हमें शेषफल ज्ञात हो जाएगा। तो a का मान कितना रखना है अपन को, 1। तो a 3, a का क्यूब कितना हो गया, a का क्यूब, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1, और माइनस का कितना, 8। तो 3 - 8 बराबर कितना, -5। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया हमारा, -5। तो इसलिए मैं ये सीरीज़ लेकर आया हूँ जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है। चैलेंजिंग क्या है, नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो हमें नॉर्मल एग्ज़ाम्स में दिखते नहीं है लेकिन MP पुलिस के एग्ज़ाम में आते हैं। तो हमें इनको देखना ज़रूरी है, आसान होते हैं ये। 29791 29,791 रुपये के घनमूल का दहाई अंक जो कि एक पूर्ण घन है ना। तो ये जो एक जो कि बोल रहा है मतलब इसको बोल रहा है कि ये एक पूर्ण घन है। 29,791 इंग्लिश में पढ़ने से क्लियर हो रहा है। तो इकाई का अंक एक क्यूब में किसी से भी बने, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने क्या किया, क्यूब रूट निकालने के लिए 3 अंक लो और उसको काट दो, बचा कितना, 29। 29 से छोटा क्यूब कौन सा है, 27 है। 29 से छोटा क्यूब कौन है, 27। 27 किसका क्यूब है, 3 का। तो दहाई का अंक कितना बनेगा, 3। एक जो है इकाई का अंक क्यूब में एक में ही आता है ना। जैसे 11 का कितना होता है, 1331। तो इकाई का अंक 1 आया। तो ये है 31 का क्यूब रूट है। तो दहाई का अंक पूछा था हमसे आंसर में, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से हम क्यूब रूट निकाल सकते। करना क्या होता है, इकाई का अंक देखो और देख लो वो किस में आता है। तो इकाई का अंक किसके क्यूब में आता है, 1 के इकाई के अंक में आता है। 2 के क्यूब में कितना आता है, 8। 3 के क्यूब में कितना आता है, 27। तो इकाई का अंक यदि 8 है तो इसके इकाई का अंक कितना हो जाता, 2। फिर हम क्या करते, 3 अंक लेके काट देते। अब जो बची हुई संख्या उसको देख लो, उससे छोटा क्यूब
किसका है, तो 29 से छोटा क्यूब किसका है, 27 है किसका है, 3 का। तो यहाँ पे दहाई का अंक कितना बन जाएगा, 3। तो ये क्यूब रूट किसका है, 31 का है। हमसे दहाई का अंक पूछा था, तो दहाई का अंक कितना है, 3। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं। 10 पुरुष एक कार्य को 14 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं और 10 महिलाएं उसी काम को 21 दिन में पूर्ण करती हैं। 5 पुरुष और 10 महिलाओं को कार्य पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं, आपको करना क्या है, क्वेश्चन को बीच में रोकना है, वीडियो को बीच में रोकना है और पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और अपने मन से उसको सॉल्व करके देखना है। और जब नहीं होता है तब वीडियो का सॉल्यूशन देखना है, और यदि हो भी जाता है तो देखना है कि हमने समय कितना लिया है और मैं जैसे करा रहा हूँ उससे समय हमारा बच रहा है या नहीं बच रहा है। चलिए, 10 पुरुष 14 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, 10 पुरुष 14 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, 10 पुरुष 14 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, मतलब 140 मेन डेज का काम है। और 10 महिलाएं 21 दिन में पूरा कर सकती हैं, 10 महिलाएं 21 दिन में पूरा कर सकती, मतलब 210 वुमेन डेज का काम है ना। काम इस कंडीशन में भी खत्म हो रहा है, काम इस कंडीशन में भी खत्म हो रहा है, मतलब दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से पता चलेगा हमें कि 70 से काट दिया मैंने, 2 मेन डेज बराबर 70 तिया 2 7 या 21, मतलब 3 वुमेन डेज। इसका मतलब है कि 2 पुरुष 3 महिला के बराबर हैं। ठीक है, अब हमसे बोला कि 5 पुरुष और 10 महिलाएं, 5 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। तो मैं यहाँ से अगर एक पुरुष की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, 3/2, मतलब 1.5 वुमेन आएगा। और यदि मैं फिर 5 पुरुष को कन्वर्ट कर दूं, जब 1 का 1.5 है तो 75, मतलब 5 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 7.5 वुमेन हो जाएंगी। और 7.5 और ये 10 कितना हो गया हमारे पास, टोटल 17.5 वुमेन की वर्कफोर्स बन गई। और टोटल कितने वुमेन डेज का काम है, 210। तो लगने वाले दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 210 के बटे में 17.5। यहाँ डालो 0, 25 से काटो इसको, 25 सत्ते 175, 25 से काटो 25 अट्ठे 200, बचा 10, 25 और 7 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो कितने दिन लगने वाले हैं हमको, 12 दिन लगने वाले हैं। एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त औसत अंक 50 हैं, उत्तीर्ण उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक 65 हैं और असफल उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक 35 हैं। परीक्षा में असफल उम्मीदवारों की संख्या क्या है। देखो सभी का औसत कितना है, 50, ठीक, और पास होने वालों का औसत कितना है, 65, और फेल होने वालों का कितना है, 35। यही है, ठीक है। अब देखो जो सफल हुए हैं उनने कितने नंबर ज़्यादा लाए हैं, 15 नंबर ज़्यादा लेकर आए हैं, क्योंकि उनने नंबर कितने लाए हैं, 65, और सभी का औसत कितना है, 50। और जो फेल होने वाले हैं उनने क्या करे हैं, उनकी वजह से हुई है 15 की कमी, क्योंकि उनने लाए कितना है, 35, जबकि सबका औसत कितना है, 15। मतलब सफल होने वाले 15 अंक ज़्यादा लेकर आ रहे हैं और असफल होने वाले 15 अंक कम लेकर आ रहे हैं। मतलब जितने की अधिकता सफल में है उतने की ही कमी हमें असफल में है। मतलब दोनों ने बैलेंस बना लिए हैं, मतलब दोनों की संख्याएं कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो 100 उम्मीदवारों को आधे आधे में बांट दो तो कितना हो जाएगा, 50 और 50, है ना। इस तरीके क्वेश्चन में मान लो यहाँ पर अगर मान लो 40 हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कमी कितने की हो जाती, फिर 50 की जगह 10 की कमी हो जाती है, और अधिकता कितने की है, यहाँ पर 15 की। अब मुझे बैलेंस बनाना है, तो देखो यहाँ पर 15 की अधिकता है और यहाँ पर 10 की कमी है। मतलब 15 की अधिकता अगर मैं इसको 2 से गुणा कर लूँ तो 30 की अधिकता हो जाएगी। तो मेरे यहाँ 30 की कमी करने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा, 3 का। तो अनुपात कितने में बनाना पड़ेगा, 2 और 3 के अनुपात में। मतलब 2 छात्र जब 15-15 ज़्यादा लेकर आ जाएंगे तो टोटल कितने अंक लेके आ जाएंगे, 30 ज़्यादा। तो कमी को बैलेंस करने के लिए कितने छात्र चाहिए होंगे हमें, फिर 3, क्योंकि 10-10 की कमी करना है तो 3 छात्र लगेंगे। तो 2 सफल छात्रों पे 3 असफल छात्र होंगे, तो अनुपात बन जाएगा सफल और असफल का 2:3। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो अभी जितने की कमी थी, कितने की कमी थी, 65, 50 और कितना, 35। तो यहाँ पर भी 15 की अधिकता थी और यहाँ पर कितने की थी, 15 की कमी थी।
तो बैलेंस क्या हुआ है, बना हुआ। एक छात्र ले लो 15 ज़्यादा, एक छात्र ले लो 15 कम, तो अनुपात कितने का बन गया, 1:1 का बन गया, है ना। 1:1 का मतलब 1 पे वैल्यू, 2 पे वैल्यू 100, तो 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। तो सफल और असफल दोनों कितने कितने हो जाएंगे, 50-50 हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 50। चलिए अगला, पानी और वाइन दो मिश्रणों को 4:5 के अनुपात में मिश्रित किया गया। यदि प्रथम मिश्रण 20 लीटर लिया गया तो द्वितीय मिश्रण में वाइन की मात्रा कितनी होगी यदि पानी और वाइन को 2:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। दोनों मिश्रणों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5, और प्रथम मिश्रण की मात्रा कितनी दी हुई है, 20। तो 4 पे वैल्यू कितनी हो गई, 20, तो 1 पे कितनी हो जाएगी, 5, तो 5 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। अब बोला है द्वितीय मिश्रण में वाइन की मात्रा कितनी होगी यदि पानी और वाइन को 2:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। तो 2 और 3, ये जो द्वितीय मिश्रण है उसकी मात्रा कितनी आई, 25, और पानी वाइन कितना अनुपात दिया है, 2:3, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5, और 5 पे वैल्यू कितनी हो गई, 25, तो 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, तो 3 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पे वैल्यू हो जाएगी 15। तो वाइन का रेशियो बताना है, वाइन का रेशियो कितना है, 3, और 3 पे वैल्यू कितनी आई, 15। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 15 लीटर। चलिए ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर ये जो ऐसे निशान बने, इसका मतलब क्या है, ये रेखाएं समांतर हैं, ठीक। यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पर मान दिया हुआ है मुझे 4x - 20, और यहाँ पर मान दिया हुआ है मुझे 3x + 6, ठीक है। और ये पूरा जो एंगल दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 91 डिग्री। तो अभी मैं क्या करूँगा, देखो ये जो 3x + 6 है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 3x + 6 ही होगा। शीर्षाभिमुख कोण 3x + 6 जब भी इस तरीके से बनता है तो यहाँ जितना कोण है उतना ही कोण इस तरफ भी होगा। तो ये वाला कोण कितना है, 3x + 6, तो इस तरफ वाला कोण भी कितना होगा, 3x + 6। अब देखो एकांतर अंतः कोण, ये वाला कोण 1 का अंतर लेके ये, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 3x + 6, ठीक। इसी तरीके से ये 4x - 20 यहाँ है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 4x - 20। अब इसमें भी एकांतर अंतः कोण लगाएंगे, तो ये कोण लेके इसका अंतर, मतलब ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 4x - 20। अब ये जो कोण बने हैं दोनों, इसका योग, ये कोण कितना दिया हुआ है, 91 डिग्री, और इतना, इसको हाफ हाफ देखें, अगर इतना कोण आ रहा है मेरा 4x - 20 और इतना कोण आ रहा है मेरा 3x + 6, तो दोनों को यदि जोड़ दें, 4x - 20 + 3x + 6, तो कितना कोण बन जाएगा, ये पूरा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो 4x और 3x मिलके कितना हो गया, 4x और 3x मिलके हो गया 7x, और ये था -20 और ये +6, मतलब कितना, -14। इस तरफ आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 105। तो x बराबर 15 सत्ते 105, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। चलिए अगला करते हैं। 800 छात्रों में से अधिकतम ड्रिल के लिए इस तरह व्यवस्थित किए गए कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो। तो देखिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। इसमें मैंने 3 पंक्ति लिया और 3 कॉलम, तो कितने लोग बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 3/3 से कितना बन रहा है, 9 व्यक्ति जो हैं उसमें खड़े हो सकते हैं। अब बोला कि 800 विद्यार्थियों को खड़ा किया गया है, जिसमें कॉलम और रो की संख्या क्या है, बराबर। जैसे अभी हमने 3/3 का बनाया था, जैसे हम मान लेते हैं कि n रो और n ही कॉलम है, तो कितने लोग खड़े हो पाएंगे उसमें, n × n। और क्या बोल रहा है वो, व्यवस्था के बाद 16 छात्र छूट गए, मतलब 800 में से 16 जो है वो रह गए, तो मतलब खड़े कितने हुए हैं, 784। तो n × n बराबर कितना हो जाएगा, 784। तो 784 n² बराबर 784। 784 किसका स्क्वायर है, 28 का। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 28। इस तरीके से कर सकते हैं। आज हमने ये चैलेंजिंग क्वेश्चन को किए हैं, नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, या जो थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उनको हम कम समय में कैसे कर सकते हैं, आज के वीडियो में हमने देखा। हम अगले वीडियो में इसी तरह के और क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जो MP पुलिस में हमें चैलेंजिंग लगते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।